अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था ग्रुप में कि जो अटेंडेंस है वो मैं क्लास के ड्यूरेशन में ही मार्क करूंगी। तो आज की जो क्लास है उसका पैटर्न मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो टॉपिक्स हमने प्रीवियसली स्टडी किए हैं, मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, उन तीनों से रिलेटेड एक शॉर्ट असेसमेंट है आप लोगों का आज क्लास में। मैं वन बाय वन जिसका भी नाम कॉल करके उससे क्वेश्चन पूछूंगी। अगर तो वो क्वेश्चन का आंसर करेगा तो ही उसकी जरूरी नहीं है कि आप करेक्ट आंसर करें, लेकिन एटलीस्ट आंसर करना है। तो अगर आप आंसर करेंगे तो ही आपकी आज की क्लास की प्रेजेंट मार्क होगी, अदरवाइज आप एब्सेंट मार्क होंगे। ठीक है। आप चाहें तो अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दें कि अगर आज की क्लास वो अटेंड नहीं करेंगे तो उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि जो चैट है उसके अंदर आप लोग अपने नाम और सीएमएस आईडी लाजमी जो है वो मेंशन कर दें। और अपने माइक और कैमरा वैसे क्लोज रखें। जस्ट मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूं उस वक्त आप अपना माइक जो है वो ऑन करके मुझे आंसर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके मिस क्लियर। ओके। तो अ, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, लेट मी सी। मरियम इस्माइल। मरियम, आपसे मेरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फ्लोरेसेंस इमेजन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे क्यों ऑब्जर्व होती हैं एज कम्पेयर टू द एक्साइटेशन वेवलेंथ? मरियम इस्माइल। ओके माहीन, आप आंसर कर दें, माहीन अली। मिस मैंने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया हुआ है और मेरी 2 दिन से तबीयत भी खराब थी। ये जो आज की क्लास का मकसद है ना वो यही है कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि बेशक आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन इसका जी ये मिस। मतलब नहीं है कि आप लोग उसको पढ़ें नहीं। और टीचर अपना इतना टाइम लगा के आपकी क्लास ले रहे हैं तो उस चीज़ को वैल्यू करें और टाइम को वेस्ट मत करें। ये जो पूरा एक महीना आप लोग ना पढ़ के गुजारेंगे ये आपको मिड टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करूंगी। हर टेक्निक जो है वो दूसरी टेक्निक से लिंक है। जब तक आप जी एक मिस। की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी आपको दूसरी टेक्निक समझ में नहीं आएगी, और आखिर में जब पढ़ने बैठेंगे तो सब आपस में मिक्सअप हो चुकी होंगी। जवाद आप आंसर जी कीजिए। मिस। आप लोग चैट में मुझे अपने नाम और सीएमएस आईडी लाजमी जो है वो मेंशन करते जाएं, जो लोग भी प्रेजेंट हैं। जवाद हैदर। सुमैया। और मेक श्योर आप लोगों के जो नाम है वो या तो आप अपना सीएमएस आईडी या नाम अपनी आईडी पे जरूर मेंशन करें। जैसे लाइक ये डॉट्स आ रहे हैं, ये इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है ये? सुमैया। आफिया। आयमा अली। मिस आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे। ओके। क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्लोरेसेंस इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इमेजन है
वो लॉन्गर वेवलेंथ पे क्यों ऑब्जर्व होती है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेशन वेवलेंथ? दो तरह की आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती है, सॉरी, दो दो तरह की आपके पास रेडिएशन की वैल्यू आती है, एक्साइटेशन और एमिशन। तो एमिशन लॉन्गर वेवलेंथ पे क्यों ऑब्जर्व होती है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेशन? जी बिस्मा। मिस, ये रेडिएशन जो है लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब इसलिए हो रही होती है क्योंकि एनर्जी जो है हमारी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी जो होती है वो इतनी इमिट नहीं हो रही होती, और जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है वो हमारी लॉस भी हो रही होती है क्यों, इन द फॉर्म ऑफ हीट या वाइब्रेशनल एनर्जी। दैट्स वाई जो है हम लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही होती है। गुड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से मोर सेंसिटिव टेक्निक कौन सी है? फ्लोरेसेंस। सॉरी? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस। ओके, लेकिन उसके बावजूद हम ज्यादा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, उसका रीजन? मानूर, आपने आंसर किया था ना अभी। क्योंकि हम यूवी से हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और हमारे हमें फ्लोरेसेंस से क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। नो, दोनों क्वांटिटेटिव के लिए यूज होती हैं। यूवी यूवी हम ज्यादा मॉलिक्यूल से डिटेक्ट करती है, जेरस फ्लोरेसेंस कम मॉलिक्यूल से डिटेक्ट करने की चीज होती है, जिनमें कॉन्जुगेट बॉन्ड और हमारे पास प्रेजेंट होता है। ओके, रोमान, आपका क्या आंसर है? कि मिस यूवी के अंदर जो होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ रही होती है वो जो एब्जॉर्ब करती है, तो वो उसी का ही वो रीडिंग्स देती है। और फ्लोरेसेंस के अंदर कि जो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है और जो बची है वो वाली रीडिंग एब्जॉर्ब हो रही है, और फिर जो 90 डिग्री वाली जो नीचे में जो दूसरी आ रही है कि जब जो एक्साइटेशन से ग्राउंड पर आकर जो इमिट हो रही है, तो वो दोनों की जो रीडिंग्स होती है वो दोनों कभी कभार मिक्स हो जाती हैं आपस में, तो इसलिए अच्छा। यूवी को ज्यादा फोकस करते हैं। ओके। महानूर ने जो आंसर दिया था वो थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट था। इसको आपको इस ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पूछने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उससे पूछा कैसे जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से ज्यादा सेंसिटिव कौन सी टेक्निक है? उसका आंसर हमें मिल गया कि मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव टेक्निक है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस से ज़्यादा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फ्लोरेसेंस जो है वो तमाम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है? जबकि कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। जब हमारे पास कॉन्जुगेशन वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, यानी कि यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स, तो इस वजह से हम यूवी विजिबल को ज्यादा यूज करते हैं। हालांकि जब लेकिन अगर हमारे पास चॉइस हो कि कंपाउंड अगर फ्लोरेसेंट है, तो उस वक्त हम यूवी विजिबल को चूज नहीं करते, हम उस वक्त फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही चूज करते हैं। तो जो रीजन है यूवी के ज्यादा यूज होने का डिस्पाइट बीइंग लेस सेंसिटिव, वो ये है कि यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स। समझ में आया ये पॉइंट? इट इज बिकॉज ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर ना मैम। बिल्कुल, फ्लोरेसेंस जो है वो मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि फ्लोरेसेंट क्यों है कोई कंपाउंड। जो रिजिडिटी है स्ट्रक्चर के अंदर, वो फ्लोरेसेंस कॉज कर रही है, ठीक है? लेकिन ये रिजिडिटी हर जगह प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारे पास क्योंकि फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स कम हैं, यूवी एक्टिव कंपाउंड ज्यादा हैं, तो इस वजह से यूवी एक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ज्यादा यूज होती है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कम यूज होती है। लेकिन अगर सेंसिटिविटी की बात करें, एक्यूरेट रिजल्ट्स की बात करें, प्रिसाइज रिजल्ट्स की बात करें, तो फ्लोरेसेंस हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है एज कम्पेयर टू द यूवी टेक्निक। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फ्लोरीमीटर जो है हमारा, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें हम
जो 90 डिग्री का एंगल यूज करते हैं एक्साइटेशन बीम के लिए और डिटेक्टर के बीच में, वो उसका रीजन क्या है? हैंड रेस करके भी आप लोग मुझे आंसर कर मिस सकते हैं, मिस अगर कोई हैंड एक रेस बार नहीं पूछ करेगा। सकते हैंड रेस किए बगैर आंसर नहीं हैं? करें। तीन क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। महानूर और सुमैया, अ, आप लोग आंसर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दें, और हैंड रेस किए बगैर आंसर नहीं करें प्लीज, ठीक है? ताकि मैं क्वेश्चंस पूछ भी सकूं लोगों से। हया, हया इरफान। मिस ताकि मेरे ख्याल से डिटेक्ट कर सके एक साइड को। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। नॉर्मली जो हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें तो स्ट्रेट लाइन में डिटेक्शन हो रही है। फ्लोरेसेंस के अंदर हमें क्यों 90 डिग्री पे डिटेक्टर को प्लेस करने की जरूरत मिस पड़ती है? प्रिवेंट करेगा करने के लिए प्रिवेंट एक्साइटेशन को लाइट में प्रिवेंट करने के लिए करें कि वो बोलिए। डिटेक्टर में एंटर ना हो, और जो है सिर्फ मिस इमेजर करे प्रिवेंट हमारे पास करने के लिए फ्लोरेसेंस बोलिए। इमेजर को। ओके। मिस सही बोला है मैंने? जी बिल्कुल, ये आंसर काफी हद तक सही है। बेसिकली हमारे पास क्योंकि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दो तरह की रेडिएशंस हो रही है। एक तो वो जो कि पास ऑन कर रही है एक्साइटेशन के दौरान, और दूसरी वो जो मॉलिक्यूल एमिट कर रहा है। तो उन दोनों में आपस में इंटरफेरेंस ना हो, इस चीज को रिमूव करने के लिए डिटेक्टर को हम 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं, ताकि डिटेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमिशन वाली ही वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर सके, और जो एक्साइटेशन वाली वेवलेंथ है वो डायरेक्टली आगे पास ऑन हो जाती है, ठीक है? ओके, उसमें आपने कुछ पूछना है या आंसर करना है? नहीं, मुझे उसका आंसर करना था आपने। अच्छा, ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आपसे क्वेश्चन है उजमा से। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा, एक चीज जो है हमने देखी थी कि चाहे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चाहे मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, दोनों के ही अंदर यूवी रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं एज अ रेडिएशन सोर्स, राइट? तो सारे ही मॉलिक्यूल्स जो यूवी एक्टिव हैं, उन सब के अंदर फ्लोरेसेंस क्यों नहीं होती है? अभी वैसे हमने क्लास में इसका आंसर भी डिस्कस किया है। उस्मा से मैंने पूछा ये क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जितने भी यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब फ्लोरेसेंस क्यों नहीं शो करते? मिस कॉन्जुगेशन की तरफ से होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड और तो सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम जो मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस में बातें कर रहे होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको फ्लोरेसेंस शो करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फ्लोरेसेंस वाले में जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जबकि उसमें जो है डबल बॉन्ड थे हमारी यूवी में। ओके, रहमान, आपने इसका आंसर करना है। जी मिस के उसके फ्लोरेसेंस वाले के अंदर रिजिडिटी स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में, और वो ना के जो एंड्स होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप से वो पूरा बंद हुआ हुआ होता है, एग्जैक्टली। क्लोज फ्लेक्सिब स्ट्रक्चर होता है मतलब। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगी। जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए रिजिडिटी रिक्वायर्ड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। जिससे पूछूंगी वही आंसर कीजिएगा प्लीज। मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस जो है वो व्हाई डज मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस अकर फ्रॉम द लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट? मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस के लिए जो फिनोमेना है वो अगर आपको रिकॉल आप कर सकते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में भी मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। तो सबसे लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल से ही हमें क्यों फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है, उससे पहले क्यों नहीं ऑब्जर्व होती? मिस क्योंकि वो जो है वो रिलैक्स हो जाती है, मतलब जो है क्विकली रिलैक्स हो जाती है लोएस्ट लेवल पे, इसलिए शायद।
क्विकली रिलैक्स हो जाती है, यस, किसी हद तक आंसर राइट है। निबाह, ठीक है। मिस ज, ये क्या कहते हैं, सेकंड एब्जॉर्बेंस जो हो रही होती है उसमें जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है जिसकी वजह से जो है ना वो सेकंड स्टेट में एब्जॉर्बेंस हो रही होती जो डिफरेंट वाइब्रेशनल हमारे लेवल्स होते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट एनर्जी का जो गैप होता है वो कम होता है। और वो गैप जो है वो उनकी सिर्फ वाइब्रेशनल मूवमेंट से ही मीट हो जाता है। इसीलिए कंपाउंड जैसे ही अपनी लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट में आता है, अब उसके पास इस बात का चांस होता है कि वो एक फोटोन ऑफ लाइट रिलीज करे। जब तक वो वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर ही मूव कर रहा होता है तो एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से जब तक वो लोएस्ट लेवल पे नहीं जाएगा उस वक्त तक वो फोटोन ऑफ लाइट रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जैनब, आपसे मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट। जैनब अकरम, फ्लोरेसेंस का जो स्पेक्ट्रा होता है वो आपके पास ब्रॉड आता है या शार्प आता है? जैसे आईआर स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि हमारे पास ज्यादातर जो बैंड्स आ रहे थे वो शार्प बैंड्स थे। बहुत कम हमारे पास ब्रॉड पीक्स ऑब्जर्व होती हैं। तो फ्लोरेसेंस में ऐसा मतलब क्या होता है, शार्प ऑब्जर्व होता है या ब्रॉड आता है? और अगर ब्रॉड आता है तो क्यों आता है? जैनब। ओके रबिया, आप आंसर करें, रबिया अशफाक। मिस हमारे पास फ्लोरेसेंस के अंदर ब्रॉड आता है क्योंकि हमारे पास जो इमिशन हो रही होती है वो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट से हो रही होती है, तो जो ग्राउंड स्टेट से लेवल्स पर आगे जाती है ताकि हमारे पास ट्रांजिशंस हो सके, ओके, इसका लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो लॉन्गर वेवलेंथ पे तो शिफ्ट होती है। अगर आपको फ्लोरेसेंस की जो ट्रांजिशन वाली डायग्राम याद हो जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ग्राउंड स्टेट पे भी आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं वाइब्रेशनल एनर्जी के, और एक्साइटेड स्टेट में भी आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी के बहुत सारे लेवल्स हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन, देखें, शार्प और ब्रॉड पीक को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हम किसी रूफटॉप से नीचे फेंकें, अगर वो डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे आके गिर जाएगी तो वो आपको शार्प पीक देगी, ठीक है, एक ही गो में वो आके नीचे गिर गई। लेकिन अगर वो चीज बजाय डायरेक्टली ग्राउंड पे आके गिरने के पहले फर्स्ट फ्लोर से जाके टकराए, फिर सेकंड फ्लोर से पहले सेकंड फ्लोर से जाके टकराए, फिर फर्स्ट फ्लोर से जाके टकराए और इवेंचुअली वो ग्राउंड फ्लोर पर आए, तो अब क्या है, उसकी जो मूवमेंट है ग्राउंड तक आने में वो स्मूथ नहीं है, तो वो आपको कैसी पीक देगी? ब्रॉड पीक देगी। तो मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है कि डायरेक्टली कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि स्लोली पहले वाइब्रेशन लेवल्स चेंज हो रहे हैं और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो दैट इज वाई जो आपके पास पीक्स आती हैं वो कैसी होती हैं? ब्रॉड होती हैं, ठीक है। समझ में आ रही हैं ये चीजें? यस मिस। ओके, युसरा रियाज, आपसे मेरा क्वेश्चन है। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? वजी, आप आंसर कीजिए। अलिशबा, आप कीजिए। मिस फ्लोरेसेंस जो होती है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। फ्लोरेसेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज का क्या इफेक्ट आता है फ्लोरेसेंस के ऊपर? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो फ्लोरेसेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इस फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज, अगर मिस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सिद्रा ने आंसर किया ना अभी। मिस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाएगी।
डिक्रीज होगी ना, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा फ्लोरेसेंस डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन ऐसा ओके हुआ अगर डिक्रीज हो। ओके ओके। उज़मा, अच्छा आंसर कर दिया उज़मा ने। उमैमा मुजम्मिल, आपसे मेरा क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर हम एनर्जी रेडिएशन सोर्स के लिए कौन से लैंप्स यूज करते हैं? उमैमा तारिक, आप आंसर कर दें। मिस ड्यूटेरियम लैम्प्स यूज करते हैं और टंगस्टन फिलामेंट लैम्प्स यूज करते हैं। ये तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में यूज करते हैं, हम मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा मिस हेलोजन लैम्प्स यूज करते हैं। ओके। जेनॉन और मरकरी लैंप्स भी हम यूज करते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है तूबा तनवीर से। फ्लोरेसेंस का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर कितने मोनोक्रोमेटर्स यूज करते हैं? मिस दो तरह के क्रोमेटर्स यूज होते हैं। ओके, पर्पस? एक फर्स्ट मोनोक्रोमेटर होता है तो जो एक्साइटेड वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है, और जो सेकंड मोनोक्रोमेटर होता है वो जो हमारे पास इमिटेड वो होती है ना रेडिएशन, उसको डिटेक्ट करता है। ओके गुड। सैयदा राशा से मेरा क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मुझे कोई सी दो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस बताइए। सैयदा राशा। सैयदा महरोज। सैयद साद। उम्मे हबीबा। मिस ये प्योरिटी अच्छा ओके। चेक करता है और ड्रग के एनालिसिस में काम करता है। ओके, देखें कुछ चीजें होती हैं जो कि हम थोड़ा सा चीजों को लिंक करें आपस में तो भी हम उनको आंसर कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यूसली बात करते रहे हैं कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास बहुत कम क्वांटिटी मौजूद हो किसी चीज की तो वो वहां पे भी वर्क कर सकती है। तो ज्यादातर आपके पास कम क्वांटिटी कहाँ पे होती है? ड्रग्स की तो आमतौर पे हमारी जो एपीआईज हैं उसकी क्वांटिटी तो अच्छी खासी होती है, डिटेक्टेबल रेंज में होती है, कोई भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि उसके थ्रू आप लो ऐसे या इसको आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको हार्मोनल लेवल्स चेक करने हैं उस वक्त हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपके पास लो क्वांटिटी की बात हो रही होगी ना, वेरी लो क्वांटिटीज की, तो वहां पे मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल होगी। ठीक है। सैयद साथ। ओके, तो मेरा तारिक, आपसे मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इम्प्योरिटीज अगर होंगी किसी सैंपल के अंदर तो उसको हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मेरा गुलरेज आलम आंसर कर दें। मैम कर सकते हैं बाय हैंड हेल्ड फोटोमीटर से।
हैंड हेल्ड फोटोमीटर्स आईआर में होते हैं, मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस में नहीं होते। अभी तक हम सिर्फ मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं। हया, आप आंसर कीजिए। मैम डिफरेंट वेवलेंथ के थ्रू जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को, क्योंकि हर जो भी वो होते हैं सब्सटेंस उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि जब हम एक टेक्निक को कंप्लीट कर लेते हैं तो उस टेक्निक के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, जब भी आप दूसरी टेक्निक के साथ उसको मिक्सअप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो मुझे मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस में आंसर सुनने को मिल रहे हैं वो ज्यादातर किसी में आईआर की बात हो रही है, किसी में यूवी की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप याद रखें कि जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो रेडिएशन है उसको वो स्लोली रिलीज करने के बजाय डायरेक्टली रिलीज कर रहा है एज अ फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है। फोटोन ऑफ लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर आपके पास सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि उन इम्प्योरिटीज के अंदर भी कैसी बॉन्डिंग मौजूद हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो जब वो उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वो अपनी एक ट्रांजिशन शो करेंगे। ठीक है। तो जब आपके पास इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। आप उससे उसको एनालाइज करेंगे लेकिन वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो इमेजिन जो है वेवलेंथ की वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जा रहे हो तो हमारे पास प्योर सैंपल मौजूद हो, या अगर प्योर सैंपल ना भी हो तो इसके अंदर कम से कम यूवी एक्टिव इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया है? मिस इसका मतलब इम्प्योरिटी डिटेक्ट हो सकती है? इम्प्योरिटी डिटेक्ट सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब इम्प्योरिटी फ्लोरेसेंट हो। ठीक है। देखिए, हम फ्लोरेस मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर तरह के मॉलिक्यूल्स को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास समटाइम्स एक ही सैंपल के अंदर 5 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। उन 5 में से एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि फ्लोरेसेंट है। ठीक है। और बाकी जो है वो नॉन फ्लोरेसेंट है। अगर हमें उसी फ्लोरेसेंट कंपोनेंट को एनालाइज करना है तब तो हम मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोरेसेंट नेचर नहीं रखता होगा उस वक्त तक हम उसको मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे ना, उन सब की आपके पास अलग अलग पीक आ जाएगी। लेकिन यूवी विजिबल में या मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, किसने एब्जॉर्ब की ये नहीं पता चल रहा होता आपको। इसीलिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते इन दो टेक्निक से। हम इन दो टेक्निक से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं सिर्फ कि कितने नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? ओके। सो यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस का टॉपिक है वो हमने काफी हद तक कंक्लूड कर लिया। अब हम बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस की। आईआर रेडिएशन किस तरह के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, आप मुझे बताएंगी सुहैरा? मिस जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है जी, बिल्कुल। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड के अलावा भी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होना जरूरी है। मैम डायपोल और मोमेंट। एक्सेप्शन, डाइपोल मोमेंट की एक्सेप्शन है, पार्शियल बिल, चार्जेस होता है। बिल्कुल। जब तक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होगी उस वक्त तक आईआर की डिटेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, डायपोल मोमेंट का रोल क्या है किसी की भी कंपाउंड के आईआर एक्टिव होने में? किस वजह से वो हमें नजर आती है? ये आंसर मिस आप रिपीट करेंगे? कीजिएगा।
एक मिनट, मैं पहले बता दूं कि मैं क्वेश्चन पूछ किससे रही हूँ। सिदरतुल मुंतहा से मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने बात की कि आईआर एक्टिव होने के लिए डायपोल मोमेंट होना जरूरी है, क्यों जरूरी है? बस क्योंकि वाइब्रेशनल अगर नहीं होगी, डायपोल चेंज नहीं हो, मूवमेंट नहीं होगी, तो आईआर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना मॉलिक्यूल को। आईआर, अच्छा देखें, ये वाली चीज आप एक क्लैरिटी अपने पास रखें। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सब आईआर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व कौन सी होती हैं? डायपोल मोमेंट वाली होती हैं, क्योंकि जो सेम वाली आपकी एनर्जीज होती हैं ना, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन और कार्बन एक दूसरे से अटैच है, तो वो जब वाइब्रेशनल एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी ना, तो दोनों की एक जितनी इंक्रीज होगी और दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो इस वजह से दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेगी। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन वो डिटेक्टर को नहीं नजर आ रही। बाकी जितने भी डायपोल मोमेंट वाले आपके पास बॉन्ड्स होते हैं, उसमें क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज वाई आपको वो डिटेक्टर पर नजर आती हैं। ठीक है। यस। मिस ये दोबारा बता दें। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स एक कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच हैं, तो जब वो आईआर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी भी बिल्कुल सेम लेवल से इंक्रीज करेगी। ठीक है। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका कोरिलेशन चार्ट था आईआर का, उसके अंदर कहीं कहीं कार्बन कार्बन की भी वैल्यूज गिवन थी। ठीक है। उसका रीजन ये था कि कभी कभी कार्बन कार्बन के जो एब्जॉर्प्शंस हैं वो हमें नजर आ जाती हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो जो दोनों कार्बन्स होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे ही आपके दो एटम्स की जो कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, उन दोनों एटम्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक दूसरे से चेंज होगी, आईआर का डिटेक्टर उस चेंज को नोट कर सकता है। अगर वो बिल्कुल सेम इंटेंसिटी की, सेम फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से जो सेम कंपाउंड्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट नहीं है, वो उनकी रेडिएशन हमें आईआर स्पेक्ट्रा पे नजर नहीं आती। और जो डिफरेंट डायपोल मोमेंट वाले कंपाउंड्स हैं, उनकी हमें आईआर स्पेक्ट्रा पे रेडिएशंस नजर आ जाती हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। मेक श्योर कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं इस क्लास में, वो सब लाजमी अपनी चैट के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ उसको अपने पास नोट डाउन कीजिए। ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी। अटेंडेंस मार्क कर दिए सब लोगों ने? नहीं बस बच्चे मार्क कर रहे हैं अभी। ओके, आप लोग अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद सेशन, क्योंकि विद इन अ फ्यू मिनट्स एंड होने वाला है। ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मत पूछ लें आप लोग। और मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से रीड करके आएँ। जो बुक्स मैंने आपको शेयर की हैं उसमें से भी उन टॉपिक्स को पढ़ा करें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ बता देना क्लास में पॉसिबल नहीं होता है। कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको बुक से ही आएगी। मिस मेरा एक क्वेश्चन था। जी। मिस आपने जो है क्लास में एक हैंडआउट पढ़ाया था इंस्ट्रूमेंट वाला। हम्म। मिस वो समझ नहीं आया क्योंकि उस टाइम हमारे पास हैंडआउट नहीं था, और आपने बाद में बताया था कि वो हैंडआउट नीचे फोटोकॉपी शॉप से ले लिएगा, वो बुक में नहीं है। ठीक है। मिस उसमें बहुत सारी चीजें थी जो समझ में नहीं आ रही हैं और बहुत लेंदी भी लिखा हुआ है वो। उसके अंदर से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकती हैं।
सिर्फ लेंदी लिखा होना उसका कोई वो रीजन नहीं है। वो लेंदी डिटेल हैंडआउट है, लेकिन उसके अंदर समझाने वाली चीजें ऐसा सच नहीं थी, इसी वजह से वो मैंने आप लोगों को शेयर किया था। और उसको आप थोड़ा सा रीड करें। अब तो मैंने आपको वो वाली बुक भी शेयर कर दी है ढूंढ के, तो जिनके पास नहीं भी है वो हैंडआउट, तो वो अब सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं उसको। सही है मिस पता नहीं था ना आपने मतलब उसमें से क्या क्या पढ़ाया था, सिर्फ क्योंकि हमारे पास था इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं पढ़ने है के ना। लिए कहा था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने के लिए कहा है उससे। बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है। उसके अंदर डिफरेंट रेडिएशन सोर्सेज के बारे में गिवन है, डिफरेंट डिटेक्टर्स के बारे में गिवन है। वो सारी थियोरेटिकल नॉलेज है, उसमें समझाने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं थी, इस वजह से वो मैंने आप लोग को शेयर किया था। ओके मैम, थैंक यू। बस। आज जो मैंने आपको बुक शेयर की है ना, उसके अंदर से दिया था वो हैंडआउट मैंने, गैरी डी क्रिस्टन वाली। ओके, सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई। थैंक यू क्लास।